नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो सरकारी नौकरियों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण है उसकी बारीकियों को समझाते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो अहम बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये नीति असल में काम कैसे करती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो 10% आरक्षण है, ये उन सीधी भर्तियों पर लागू हैं जो 1 फरवरी 2019 या उसके बाद निकली हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो साफ है, उन लोगों को अवसर देना जो मतलब मौजूदा एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं है, पर आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। हाँ, तो सबसे पहले यही समझना होगा कि इस 10% कोटे में आता कौन है, मतलब कौन पात्र है। स्रोतों में क्राइटेरिया दिए गए हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं, एक तो आय और दूसरी संपत्ति। पहली शर्त है कि पूरे परिवार की जो कुल सालाना कमाई है, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि ये सकल आय है, मतलब ग्रॉस इनकम। पिछले फाइनेंशियल ईयर की सारी कमाई जोड़कर सैलरी, खेती, बिजनेस जो भी हो। अच्छा, 8 लाख से कम सालाना आय। और दूसरी शर्त आपने कही संपत्ति की, उसमें क्या है? लगता है सिर्फ आय कम होना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संपत्ति के भी कुछ नियम हैं। जैसे अगर परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा खेती की जमीन है तो वो पात्र नहीं होंगे। या फिर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट या उससे बड़ा कोई रहने का फ्लैट है। ओके। हाँ, और प्लॉट के लिए भी है। अगर नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा का प्लॉट है, या नॉन नोटिफाइड एरिया में 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा, तब भी वो ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो जाते हैं। और ये परिवार का मतलब क्या है यहाँ? कौन-कौन गिना जाता है इसमें? स्रोतों में ये भी बताया है शायद। हाँ, बताया है। परिवार में आवेदक खुद, उनके माता पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई बहन, और अगर शादीशुदा हैं तो जीवन साथी, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे, ये सब शामिल हैं। अच्छा, ये तो काफी डिटेल्ड क्राइटेरिया है। पर क्या इसमें कोई छूट भी है? मतलब क्या ये नियम हर सरकारी पद पर लागू होता है? ज्यादातर पर तो होता है, लेकिन हाँ, एक छूट का जिक्र है स्रोतों में। कुछ खास किस्म के पद, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी पद, जो ग्रुप ए के हों, मतलब सीनियर लेवल के, हाँ हाँ। जिनके लिए बहुत स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए और जो रिसर्च वगैरह से जुड़े हों, उन्हें इस आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है। पर इसके लिए भी मतलब प्रॉपर प्रोसेस है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी सिफारिश करती है, फिर संबंधित मंत्री की मंजूरी लगती है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, समझ गई। तो मान लीजिए कोई ये सब शर्तें पूरी करता है, तो फिर प्रोसेस क्या है? लाभ लेने के लिए क्या करना होता है? जाहिर है सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, मतलब इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ओके। ये सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, ये राज्य सरकारें तय करती हैं। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, तहसीलदार इस लेवल के अधिकारी होते हैं। और स्रोतों में ये बात साफ है कि वेरिफिकेशन बहुत सीरियसली होता है। मतलब अगर जांच में पता चला कि गलत जानकारी दी है तो न सिर्फ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो जरूरी भी है ताकि सिस्टम का गलत इस्तेमाल ना हो। अच्छा, अब आते हैं इसके लागू होने पर। ये जो 10% कोटा है, इसे नौकरियों में फिट कैसे करते हैं? हाँ, इसके लिए विभाग जो है वो पद आधारित रोस्टर बनाते हैं। ये एक तरह का सिस्टम है जिससे ये तय होता है कि आने वाली वैकेंसियों में से कौन कौन सी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होंगी, ताकि वो 10% पूरा हो सके। अच्छा, रोस्टर सिस्टम। और स्रोतों में एक और बात दिखी थी कि अगर किसी साल ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते तो वो सीटें खाली रह जाती हैं, मतलब अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे कहते हैं नो कैरी फॉरवर्ड। ये एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से अलग है, जहां खाली सीटें अक्सर अगले साल जुड़ जाती हैं। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो मतलब हर साल का कोटा उसी साल भरना होता है। हाँ, एक तरह से। अगर उस भर्ती वर्ष में योग्य ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार नहीं मिले तो वो पद फिर अनारक्षित हो जाते हैं, या नियमों के हिसाब से दूसरी श्रेणियों से भरे जा सकते हैं। और एक और चीज, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपनी मेरिट के दम पर ही सेलेक्ट हो जाता है तो उसे इस 10% कोटे में नहीं गिना जाता। वो जनरल मेरिट में ही काउंट होता है। ठीक है, मतलब ये कोटा वाकई उन्हीं के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है, मेरिट में ऊपर आने के लिए। और ये सब ठीक से चले, इसकी निगरानी वगैरह के लिए भी कुछ व्यवस्था है? कोई शिकायत कर सकता है अगर गड़बड़ लगे तो? हाँ, बिल्कुल है। स्रोतों के मुताबिक सभी मंत्रालयों और विभागों को रेगुलरली रिपोर्ट भेजनी होती है डीओपीटी को, मतलब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को। डेटा ऑनलाइन करने पर भी काम चल रहा है। और हर विभाग में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। अच्छा। और एक संपर्क अधिकारी, लायजन ऑफिसर भी।
इनका काम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखें और अगर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कोई शिकायत है तो उसे सुने और हल करें। तो कुल मिलाकर जो स्रोत हमने देखे उनसे यही तस्वीर उभरती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बेसिकली सामान्य वर्ग के उन लोगों को एक मौका देने की कोशिश है जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं और पहले किसी आरक्षण के दायरे में नहीं थे। जी, इरादा तो यही है, लेकिन जैसा स्रोतों में भी इशारा है और ये जाहिर भी है कि इसकी कामयाबी इस पर टिकी है कि पहचान और वेरिफिकेशन कितना सटीक हो और ये जो निगरानी का सिस्टम है वो कितना मजबूती से काम करे ताकि फायदा सिर्फ उन तक पहुंचे जो वाकई हकदार हैं।